हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। मैं राहुल कांत आपका फिर से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल द विद्या जीएस में। कल हम लोग साइंस में एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइट के बारे में पढ़ रहे थे, तो कल का थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। कल जो था उसके बारे में पूरा एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल कर देते हैं और क्या इसमें था, इसका इम्पोर्टेंस क्वेश्चन का क्या है, ये सब हम आज बताते हुए आपको चलेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में, एसएससी में, ये सब तो कल का पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं आपको, ठीक है। कल हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं परावर्तन। परावर्तन तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी एक मिरर ले लें, कोई भी एक मिरर लें, ज़्यादातर हम लोग प्लेन मिरर लेते हैं, ठीक है। तो बोले थे कि ये मिरर कैसा, प्लेन मिरर, फिर भी ये, और ये सरफेस कैसा, ओपेक यानी अपारदर्शी, ये सरफेस होना चाहिए मिरर का। इसके पीछे जो ये पेंट होता है, याद है कुछ, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट होना चाहिए, तब जाके मिरर बनता है। उसके बाद बताए थे कि इस सरफेस पे, मिरर के सरफेस पे कहीं पे भी एक पॉइंट लगा देंगे और वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, तो ये लाइन कहलाएगा हमारा नॉर्मल रे। नॉर्मल रे क्या होता है, जो मिरर के सरफेस से ठीक 90 डिग्री पर हो उसको नॉर्मल रे यानी लंबवत किरण कहते हैं। कोई लाइट का रे मिरर की तरफ आए, कोई लाइट का रे मिरर की तरफ आए, तो इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, और जो टकरा करके रिफ्लेक्ट वापस हो जाए, ये होता है रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। जो एंगल नॉर्मल से IR के बीच बनाए, यानी इंसिडेंट रे के बीच बनाए, वो होता है एंगल I, और जो नॉर्मल से RR के बीच बनाए वो एंगल R, ठीक है। यहाँ पे बताए थे विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो ये बराबर होता है 180 माइनस एंगल I माइनस एंगल R, ये बताए थे। इसको कहते हैं ग्लांसिंग एंगल, छूटा हुआ कोण। तो कल यही फिगर के बारे में बात हुआ था। इसके बाद इसके कुछ लॉज बताए थे, नियम बताए थे हमने। तो नियम क्या क्या था इसका, फर्स्ट नियम IR, NR और RR, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टर रे, ये तीनों एक ही पॉइंट पर एक ही प्लेन में होना चाहिए। दूसरा नियम बताए थे कि स्पीड जो है वो हमेशा क्या रहेगा, स्पीड तो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन पूछ लेता है कि बदलता क्या है, तो वेलोसिटी। वेलोसिटी कुछ याद होगा बच्चों आप लोग को, वेलोसिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, तो वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन। स्पीड तो होता ही है लेकिन डायरेक्शन के साथ, तो डायरेक्शन बदल जाने के कारण वेलोसिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एंगल I जो है हमेशा बराबर होगा किसके, एंगल R के। ये 3 पॉइंट बताए थे। चौथा पॉइंट बताए थे कि चौथा पॉइंट था कि यदि कोई दर्पण है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, इसको किसी एंगल पर, यहाँ से नॉर्मल हुआ, नॉर्मल रे, इसको कुछ थीटा एंगल पर मोड़ दिया जाए। अब ये दर्पण क्या हो गया, थीटा एंगल पर मोड़ दिया गया, तो जो इंसिडेंट रे होगा और उसी का जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो अब नॉर्मल से 2 थीटा बना देगा। ये हमने चौथा पॉइंट पढ़ा था। पांचवा पॉइंट था कि दो मिरर को जब एक 90 डिग्री पर लगाया जाए, एक साथ लगाया जाए 90 डिग्री पर, ठीक है, 90 डिग्री पर लगाया जाए, तो जो इंसिडेंट रे होगा वो रिफ्लेक्ट होकर नीचे वाले मिरर पे जाएगा, जिसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और यहाँ पे भी तो मिरर था, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा रिफ्लेक्ट होगा, यानी जब रिफ्लेक्टेड रे दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाए तो उसको कहते हैं इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। याद होगा कल कुछ, ठीक है। तो ये रूल कहता था कि जब दो मिरर को 90 डिग्री पर लगाया जाए तो जो IR है यानी इंसिडेंट रे है वो हमेशा पैरेलल होगा किसके,
ER के, इमर्जेंट रे के। क्लियर हुआ बाबू? अब अगला था 6 नंबर, बोले थे कि यदि मिरर को कुछ एंगल पर अब की लगा दिया जाए, यानी 90 डिग्री ना रखकर दोनों मिरर को कुछ एंगल पर रख दिया जाए, तो यहाँ से एक IR जाएगा पहले उस दर्पण पे, यहाँ से टकरा करके यहाँ पर आएगा, और यहाँ से क्या होगा, फिर से टकरा करके ऊपर चल जाएगा। यानी ये हो गया RR और ये हो गया क्या, ER। तो ये नियम कहता था कि जब दो मिरर को किसी एंगल पर लगा दिया जाए तो जो IR है वो हमेशा एक दर्पण के पैरेलल होगा, एक मिरर के पैरेलल होगा, और जो ER है वो हमेशा दूसरे दर्पण के पैरेलल होगा। क्लियर हुआ ये बात? यानी IR जो है इस दर्पण के पैरेलल हुआ और ER जो है वो इस दर्पण के, इस मिरर के पैरेलल हुआ। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। आज इसके आगे कुछ प्लेन मिरर के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, ठीक है, समझिएगा इस पॉइंट को आप लोग। यहाँ पे मानते हैं कि कोई दर्पण है, यहाँ पर क्या है, दर्पण है, यहाँ पर दर्पण मिरर है, और यहाँ पे कोई भी एक लड़का खड़ा है। कोई क्या है, एक लड़का खड़ा है यहाँ पर, ठीक है, ये लड़का खड़ा है। और इस मिरर से, ये पॉइंट ध्यान से समझिए, इस मिरर से इस लड़के के बीच का जो डिफरेंस है, यानी दूरी है, यानी कि डिस्टेंस है, वो मानते हैं कि 80 मीटर है, 80 मीटर है। तो ये पॉइंट कहता है कि यदि, जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं, हमारे सामने कोई दर्पण खड़ा है और हमारे बीच का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है, तो ये नियम क्या बोलता है प्लेन मिरर का, कि जो प्लेन मिरर के अंदर जो हमारा इमेज दिखेगा, प्रतिबिंब बनेगा, यानी जो इसके अंदर प्रतिबिंब बनेगा वो भी 80 मीटर का ही दिखेगा, 80 मीटर का ही दिखेगा। यानी 80 मीटर क्या लगेगा, हम दर्पण में देखेंगे, मिरर में देखेंगे तो हमारा इमेज भी हमको कितना दूर, 80 मीटर दूर दिखेगा। क्लियर हुआ ये बात? यानी अगर हम 100 मीटर की दूरी पे है तो मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर लगेगा कि हमारा इमेज भी 100 मीटर दूर है मिरर से। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसा कैसा आता है इस पर, कि यदि कोई व्यक्ति दर्पण से 50 मीटर की दूरी पर है, तो बताइए उस व्यक्ति से उसके इमेज की दूरी कितनी होगी। तो बताइए, यहाँ से यहाँ 50 और यहाँ से यहाँ 50, तो व्यक्ति और इमेज की दूरी 50 प्लस 50, 100 मीटर। तो इसका क्वेश्चन को ध्यान देना है कि पूछा क्या है, दर्पण से व्यक्ति का ये पूछा है, कि दर्पण से इमेज का पूछा है, कि व्यक्ति से डायरेक्ट प्रतिबिंब इमेज का पूछा है। तो 60 यहाँ से दर्पण का, और दर्पण में भी 60 दिखेगा प्रतिबिंब, तो दोनों 120 अगर 60 माने तो। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अच्छे से समझ आया? अब देखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कहता है कि कोई भी एक दर्पण है, कोई भी एक दर्पण है और उसके आगे कोई व्यक्ति खड़ा कर दिए। अब ये व्यक्ति चाहता है कि हमारा पूरा का पूरा इमेज हम दर्पण में अपना देख ले, यानी सर से लेके पैर तक, पूरा टो तक, नीचे तक। तो उस दर्पण का हाइट कितना होना चाहिए, तो उस दर्पण का हाइट कितना होना चाहिए, तो याद रखिएगा हाफ, यानी सीधा सीधा कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। अब आधा का मतलब क्या हुआ, आधा का मतलब हुआ कि जैसे व्यक्ति का हाइट मानते हैं 6 फीट का है, तो उसको अपना पूरा हाइट अगर एक दर्पण में देखना है तो वो कम से कम 3 फीट का उसको मिरर लाना पड़ेगा। 3 फीट का मिरर लाना होगा तो वो अपनी पूरी हाइट देख लेगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा ही क्यों होता है कि आधा देखा जाता है, तो उसका भी इलाज है। वो भी कहीं से आया होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि हमने बता दिया आप लोगों ने मान लिया, तो वो भी प्रूफ करके आया है, तो वो हम प्रूफ बताते हैं कि क्यों आधा चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ये मानते हैं ये एक व्यक्ति है। अब ये देखेगा तो हमेशा अपनी आंखों से देखेगा,
तो ये क्या कहता है कि यहाँ पर कोई एक इमेज है, यहाँ पे कोई मिरर है जिसमें इसको इमेज देखना है। तो ये आँख से इसको देखना है कहाँ, इस पूरे इमेज को। तो ये देखेगा ऊपर से नीचे तक, तब ना जब वो ऊपर से नीचे तक देखेगा तब ना वो ऊपर सर से लेके पैर तक दिखेगा। तो इस प्रकार से देखना है उसको, समझिएगा इस बात को। और यहाँ पर जितना डिस्टेंस, तो यहाँ का भी यहाँ डिस्टेंस कुछ होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैथमेटिकल प्रोसेस हो जाता है। आपने ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा तो ज्योमेट्री बोलता है कि जब दो लाइन, जब एक ट्राइंगल बने, त्रिभुज बने, और एक उसका बेस के ऊपर भी एक लाइन हो, यानी अगर इसको A माने, इसको B माने, इसको C माने, ये D हो गया और ये E हो गया, तो क्या बोलते हैं, इसका प्रोसेस क्या है कि जो इसका बेस होगा वो हमेशा आधा होगा किसके, उसके मिड पॉइंट के, समझे, उसके मिड पॉइंट के। जैसे ये x है तो ये हमेशा कितना होगा, x/2। तो इसलिए अगर पूरा इमेज देखना है तो हमको कितना मिरर चाहिए, उसके हाइट का कम से कम हाफ ऑफ द इमेज चाहिए, हाफ ऑफ द इमेज। क्लियर हुआ पॉइंट कि क्यों आधा मिरर चाहिए होता है। अब देखिए क्वेश्चन तो ये सब समझ जाते हैं कि आधा चाहिए, लेकिन आधा कैसे चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम मिरर लेके आए और ऐसे नीचे रख दिए या दीवार के ऊपर टांग दिए या जाके ऐसे पटक दिए और फिर देखेंगे तो हमको इमेज दिख रहा है कि नहीं। तो ऐसे नहीं, वो भी एक लगाने का तरीका है। हाफ तो चाहिए बिल्कुल, अगर 6 फीट हाइट है तो 3 फीट का कम से कम मिरर चाहिए, लेकिन उसको भी एक लगाने का तरीका है। अब उस तरीका को समझ लीजिए कैसे है। जैसे देखिए ये व्यक्ति है, इसका पूरा का पूरा जो हाइट है, मान के चलते हैं कि ये पूरा हाइट इसका 160 मीटर है, ठीक है, 160 मीटर है, ठीक। अब देखिए इसका मानते हैं कि जो माथा, ऊपर सिर है और आँख है, इसके बीच का दूरी है 20 सेंटीमीटर और बाकी इसका आँख से लेके नीचे तक है 140 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर ले लेते हैं, सेंटीमीटर। तो लगाते कैसे हैं, जो आधा आँख के ऊपर और आधा आँख के नीचे, इसका मतलब लगाना है तो जो मिरर लगाएंगे वो आँख के ऊपर 10 सेंटीमीटर लगाएंगे और बाकी 140 का आधा यानी 70 सेंटीमीटर नीचे लगाएंगे। बताइए क्लियर हुआ कैसे लगाना है। इसी प्रकार से एक मिरर को लगाते हैं, तब कोई भी अपना पूरा हाइट मिरर में देख सकता है। यह है लगाने का तरीका। आज आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोग को सब पॉइंट। अब इसके बाद देखिए एक पॉइंट और आता है। जैसे ये कोई मिरर है, यहाँ पर एक मिरर है, ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पर व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है ना, ये व्यक्ति मिरर की तरफ स्पीड से, कुछ स्पीड से, मानते हैं v स्पीड से दौड़ रहा है, इधर मिरर की तरफ, ठीक है, मिरर की तरफ दौड़ रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैथ का भी यूज़ होता है, जो ट्रेन चैप्टर है ना, ट्रेन एंड डिस्टेंस, वो कि एक ट्रेन इधर से आए, एक ट्रेन इधर से आए, ठीक है। तो इसका मानते हैं 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और इसका 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो अगर पूछ ले कि ये दोनों का स्पीड क्या होगा, तो याद है ये दोनों जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो ये प्लस होके कितना हो जाते हैं, 30 किलोमीटर, और ये जब अपोजिट में दौड़ेंगे तो यही क्या हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है, यानी मात्र इनका स्पीड कितना रह जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। या फिर एक तरफ दौड़ेंगे तो इनका स्पीड हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। बस यही वाला तो कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर, यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ये व्यक्ति है, ये भी स्पीड से अगर दर्पण की तरफ दौड़ रहा है, तो दर्पण में जो इसका इमेज था, पहला इमेज तो है कि मान के चलो अगर ये 100 मीटर की दूरी पर है तो इमेज भी दर्पण से पीछे 100 मीटर की दूरी पर है। अब ये क्या कर रहा है, व्यक्ति के दर्पण की तरफ दौड़ रहा है, तो इमेज भी क्या करेगा, उसकी तरफ दौड़ेगा। समझ आया, इमेज भी क्या करेगा, व्यक्ति की तरफ दौड़ेगा
और जब इधर से व्यक्ति दौड़ रहा है, इधर से इमेज दौड़ रहा है, तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यानी अगर इसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड भी है 30 किलोमीटर पर आवर, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि दोनों का चाल या इमेज का चाल कितना होगा, तो याद रखना अगर व्यक्ति कोई भी स्पीड से दौड़ रहा है तो उसके इमेज का स्पीड, इमेज यानी प्रतिबिंब का स्पीड 2v हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2v हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। यानी 30 इधर का 30 इधर का, टोटल पूछे तो कितना इमेज का दिखेगा? 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कहने का मतलब अब हम दौड़ रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दर्पण की ओर, तो दर्पण में जो इमेज हमारी तरफ दौड़ के आएगा उसमें हमारा इमेज भी जुटेगा और उसका इमेज भी जुड़ा रहेगा। यानी हमको वो इमेज का स्पीड कितना दिखेगा? 40 किलोमीटर पर आवर, दुगना। बताइए अब यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ? अच्छे से क्या बोल गए, समझ आया? यहाँ पर क्लियर हुआ बिल्कुल बढ़िया से? चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार पॉइंट आ जाता है कि नेचर कैसा होता है, किसका? प्लेन मिरर का। प्रकृति कैसी प्रकृति की होती है प्लेन मिरर? तो याद रखना जो प्लेन मिरर होता है, जैसे हम सीधा हैं ऐसे करके खड़े हैं तो इमेज भी हमारा ऐसी सेम टू सेम ऐसी दिखेगा। अगर कुछ नहीं हिलाएंगे तो जैसे है एकदम सेम टू सेम। यानी कैसा दिखेगा? इरेक्ट दिखेगा और आभासीय दिखता है। इमेज कैसा दिखता है हमको? वर्चुअली दिखता है। यानी नेचर कैसा है इसका? नेचर कैसा है इसका? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड पार्शियली इन्वर्टेड, एंड पार्शियली इन्वर्टेड। इसका मतलब कैसा इमेज बनता है? पहला तो आभासीय बनेगा, सीधा बनेगा और पार्श्व रूप से उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा? पार्श्व रूप से उल्टा। अब एक एक करके बताते हैं कि ये तीनों क्या होता है इसका मतलब। अब आभासीय, सबसे पहले देखिए सीधा। सीधा क्या होता है? हम जैसे हैं सेम टू सेम, जैसा हमारा हाइट है, बॉडी लैंग्वेज है, हाथ है, जैसे पैर है, सेम टू सेम हमको दिखेगा। यानी हम सीधे हैं तो इमेज भी हमारा कैसा? सीधा दिखेगा। सेम वही चीज़ दिखेगा जैसे हमारा जितना हाइट है ये पूरा का पूरा। तो कैसे सीधा बनता है? आभासीय का मतलब क्या हुआ? आभासीय का मतलब हुआ कि जैसे हम दर्पण से, अभी बताए एक पॉइंट कि मिरर से अगर हम 50 मीटर की दूरी पर है तो मिरर में भी हमारा प्रतिबिंब, इमेज कितने मीटर की दूरी पर बनेगा? तो वो भी 50 मीटर की दूरी पे बनेगा। तो आभासीय का मतलब होता है कि क्या वो मिरर सही में 50 मीटर का था? क्या वो दो दर्पण है वो सही में 50 मीटर के मोटा था? नहीं ना, वो खाली हमको आभास होता है। मिरर तो एक पतला सा ऐसे एक खाली शीट जैसा होता है ना, 50 मीटर मोटा तो नहीं होता, लेकिन हमको क्या होता है? आभास होता है कि क्या हम 50 मीटर की दूरी पे हैं तो इमेज भी हमारा 50, हम 100 मीटर की दूरी पे तो इमेज भी हमारा 100 मीटर की दूरी पे बनेगा। तो बस यही हुआ वर्चुअली यानी आभासीय का मतलब। आई होप आप लोग को ये दोनों का मतलब समझ आया होगा। अब तीसरा है पार्शियली इन्वर्टेड, मतलब पार्श्व रूप से उल्टा। पार्श्व रूप से उल्टा का मतलब है कि जैसे दर्पण के सामने हम लोग खड़े हैं तो हम लोग अगर लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो मिरर में देखना वो उल्टा, वर्चुअली इन्वर्टेड है, पार्शियली इन्वर्टेड दिखाएगा, मतलब कि वो राइट हैंड दिखाएगा। अगर हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से लिख रहे हैं तो वहाँ लेफ्ट हैंड दिखाएगा, अगर हम लेफ्ट हैंड से दिख रहे हैं तो वहाँ राइट हैंड दिखाएगा। इसी का मतलब होता है पार्श्व रूप से उल्टा। अब बताइए क्लियर हुआ ये पॉइंट? आई होप सबको समझ आया होगा अच्छा से कि नेचर, वर्चुअल, इरेक्ट और पार्शियली इन्वर्टेड का मतलब आखिर है क्या। ठीक है,
समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ तक अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ऐसे वीडियो और आपके लिए अच्छे से ला सकें। क्लियर है? अब देखिए, इसके बाद आता है नंबर ऑफ इमेजेस। नंबर ऑफ इमेजेस यानी प्रतिबिंबों की संख्या। प्रतिबिंबों की संख्या कि कितनी प्रतिबिंब होती है। तो देखिए, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, 360 बटा थीटा माइनस 1। n बराबर 360 बटा थीटा माइनस 1। अब ध्यान से सुनिए, ये फॉर्मूला नंबर ऑफ इमेजेस का है। जैसे कहते हैं कि कोई दो मिरर को 90 डिग्री पे लगा दिया जाए, 90 डिग्री पर लगा दिया जाए, तो उनके बीच जो दो दर्पण हैं उनके बीच कितने इमेजेस बनेंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे, क्वेश्चन क्या था हमारा कि जो थीटा है वो 90 डिग्री है और नंबर ऑफ इमेज क्या करना है, फाइंड करना है। तो फॉर्मूला है हमारे पास 360 बटा थीटा माइनस 1, 360 बटा 90 माइनस 1, ठीक है। इससे ये काटेंगे 4 बार में, यानी 4 माइनस 1, यानी टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितना, 3 आएगा। नंबर ऑफ इमेजेस कितना, 3। इस प्रकार से हम लोग किसी भी दो दर्पण को किसी एंगल पर रख के उसकी इमेज की संख्या बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करके दिखाते हैं आपको। ये दो दर्पण हैं, ठीक है, ये दो दर्पण हैं, ये पहला, ये दूसरा, ठीक है। और ये दोनों कितना 90 डिग्री पर है, दोनों कितना है 90 डिग्री पर। अब अगर यहाँ पर अभी यही वाला सवाल बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और इस वस्तु का या व्यक्ति का हमको नंबर ऑफ इमेज पता करना है, तो कहाँ कहाँ बनेगा। एक तो देखिए ये दर्पण है, एक तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा, एक इसका इमेज यहाँ पर बनेगा, और इन दोनों के बीच में भी तो है, तो एक इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो ये 1 नंबर बना, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, तो यही 3 नंबर यहाँ पर आया, ठीक है, समझ आया। लेकिन ये है क्या, ये हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस तो बता दिए, लेकिन इसमें भी क्या होता है, एक और ट्विस्ट आ जाता है। इसमें अब ट्विस्ट क्या आता है, क्वेश्चन में बोलता है कि सिमेट्रिकली रूप से रखा गया है वस्तु को या फिर असिमेट्रिकली। तो क्वेश्चन में हमेशा सिमेट्रिकली और असिमेट्रिकली रूप से आता है, डायरेक्ट नहीं आता है। अब देखिए सिमेट्रिकली क्या होता है, सिमेट्रिकली होगा, सिमेट्रिकली यानी इसको बोला जाता है समरूप रखा गया है वस्तु को, या फिर बोला जाता है असिमेट्रिकली, असिमेट्रिकली, ठीक है। इसका मतलब असमरूप रखा गया वस्तु को, असमरूप। इसका मतलब आप समझिए, देखिए जब सिमेट्रिकली है, सिमेट्रिकली मतलब ठीक बीच में कोई भी वस्तु रख रहे हैं, मानते हैं कि कोई भी 2 मिरर है, ये 90 डिग्री का है, दोनों 90 डिग्री पर रखा जा रहा है, और सिमेट्रिकली रूप से अगर किसी वस्तु को रख रहे हैं, तो सिमेट्रिकली रूप से रख रहे हैं, तो ये वस्तु है ये ठीक बराबर पर रखा जाएगा, यानी 45 डिग्री इधर से तो 45 डिग्री इधर से नाप के यहाँ पर रखा जाएगा। अगर 60 डिग्री पर है तो 30 डिग्री इधर से और 30 डिग्री इधर से। इसी चीज़ को कहते हैं समरूप, ठीक है, एकदम नाप कर। लेकिन असिमेट्रिकली तो समझ गए होंगे, इसका उल्टा, कोई नाप के नहीं, जहाँ मन है वहाँ पे जाके रख दिया, जहाँ मन किया वहाँ पटक दिया और पूछ लिया कितना है। तो इसमें भी क्वेश्चन आता है, इसमें भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि देखिए नंबर ऑफ इमेजेस निकालना हो तो वो 2 ही प्रकार से निकलेगा, या तो वो ऑड नंबर में निकलेगा या इवन नंबर में निकलेगा। तो ध्यान रखना, जब भी सिमेट्रिकली रूप से वस्तु को रखा जाता है तो वो आंसर हमको हमेशा इवन भी दे सकता है
और वो ऑड भी दे सकता है। दोनों आंसर ठीक है, लेकिन अगर वस्तु को असिमेट्रिकली रूप से रखा गया तो वो कभी भी इवन में आंसर नहीं आएगा, उसका आंसर आता है हमेशा ऑड में। ठीक है, इस फिगर को ध्यान रखिएगा, बना लीजिएगा नोट कॉपी में, काफ़ी काम आता है ये वाला। ठीक है, फिर से बताते हैं, अगर वस्तु को सिमेट्रिकली रूप से रख रहे हैं तो उसका आंसर इवन और ऑड दोनों में आता है, लेकिन असिमेट्रिकली रूप से रख रहे हैं तो उसका आंसर केवल और केवल ऑड में आएगा। ठीक है, अगर मानते हैं, बहुत आप लोग के मन में शंका होगा कि सर अगर आंसर इवन में आ जाए तो -1 कर देंगे, अगर आंसर इवन में आ गया तो -1 करके, लेकिन आंसर ऑड में ही देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए, अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो देखिए एक बार फिर से बताते हैं, अगर वस्तु सिमेट्रिकली समरूप रखा हुआ है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा 360/θ-1, ये हो जाएगा हमारा समरूप का। लेकिन अगर असिमेट्रिकली रखा हुआ है, अगर असिमेट्रिकली रखा हुआ है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तब इस केस में 2 फॉर्मूला हो जाएगा। एक हो जाएगा 360/θ, ये कब होगा? जब आंसर डायरेक्ट ऑड में आए, जब डायरेक्ट आंसर कहाँ आए? ऑड में आए। कब आए? ऑड में। लेकिन वही अगर आंसर इवन में आए तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 360/θ-1, 360/θ-1, ये फॉर्मूला हो जाता है असिमेट्रिकली रूप से। ठीक है, अब देखिए, हम कहते हैं कि सॉरी, अगर दो दर्पण को 45 डिग्री के बीच में रखा जाता है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा यदि किस पे? सिमेट्रिकली रूप से रखा जा रहा है। कैसे रखा जा रहा है? सिमेट्रिकली रूप से। दो दर्पण को सिमेट्रिकली रूप से रखा जा रहा है तो क्या होगा आंसर? तो नंबर ऑफ इमेजेस होगा यहाँ पर, नंबर ऑफ इमेजेस 360/θ-1, यानी 360/45-1, यानी 45 से इसको काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, तो आंसर आएगा कितना? 8 - 1 7। ये नंबर ऑफ इमेजेस ठीक है। क्लियर हुआ? समझ आया आप लोग को? क्लियर है यहाँ तक? लेकिन अगर वही असिमेट्रिकली रूप से रख दिया जाए, अगर हम कहते हैं कि कोई वस्तु असिमेट्रिकली रूप से रखा हुआ है, दो दर्पण के बीच में असिमेट्रिकली रूप से रखा हुआ है, तो क्या होगा? दो मिरर के बीच का एंगल भी वही है, n बराबर कितना होगा? क्वेश्चन वही, बस रखने का तरीका अलग। एक बिल्कुल नाप के जोक के रखा गया हुआ है और एक बस जाकर रख दिया गया है कहीं भी। तब फॉर्मूला क्या होता है? बोले कि सबसे पहले क्या लगेगा? 360/θ, सबसे पहले यही फॉर्मूला लगेगा, यानी 360/45। इससे इसको काटेंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना? 8। लेकिन हम ये जानते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं कि असिमेट्रिकली में कभी भी आंसर इवन में नहीं आ सकता है। अगर यदि इवन में नहीं आएगा तो फिर क्या फॉर्मूला लगेगा? 8 में से क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे, यानी आंसर क्या आएगा? 7। आंसर आएगा 7। अब बताइए, नंबर ऑफ इमेज समझ आया? यदि नंबर ऑफ इमेज आप लोग को समझ आया तो एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। ठीक है, आप लोग के लिए होमवर्क है कि अगर वस्तु असिमेट्रिकली रूप से रखा हुआ है, असिमेट्रिकली रूप से रखा हुआ है, ठीक है, और दोनों दर्पण के बीच है 30 डिग्री,
तब जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो कितना आएगा। ये आप लोग के लिए एक होमवर्क है, आप लोग घर से बताइएगा, कमेंट में दीजिएगा आंसर कि कितना होना चाहिए, उसके बाद उसको रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है काफ़ी ज़्यादा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ पर आता है, आप लोगों ने नाई की दुकान पे जो बार्बर होते हैं, नाई होते हैं, उसकी दुकान पे देखा होगा कि जो नंबर ऑफ इमेजेस, एक शीशा आगे एक शीशा पीछे रहता है, तो उसमें लिखा रहता है, उसमें लिखा नहीं सॉरी, उसमें देखा होगा आपने कि जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो गिनते जाइए लेकिन ख़त्म नहीं होता है, बहुत सारे एक पे गिने एक पे, उसके पीछे इमेज बनता रहता है। तो उसके पीछे वो कितना एंगल पे लगाते हैं, तो याद रखिए वहाँ पर अगर दो दर्पण को 180 डिग्री पर लगाया जाए, यानी दोनों यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल कितने डिग्री पे, 180 डिग्री पे दोनों एकदम आमने सामने लगाए जाए, तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा। तो देखिए दोनों के बीच तो कोई एंगल है नहीं, यानी एंगल कितना, 0 डिग्री। और फॉर्मूला अगर लगाएं तो 360 बटा थीटा, और 360 बटा थीटा कितना, 0 डिग्री। और अगर नीचे कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसीलिए देखते होंगे कि नाई के दुकान पर जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो गिनते रहिएगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा, तो वहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं, इनफाइनाइट अनंत नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं वहाँ पे। आप बताइए, आज यहाँ पे आपका ये नंबर ऑफ इमेजेस ख़त्म हुआ। आज आई होप आज के दिन आपको काफ़ी मज़ा आया होगा ये सब करके। कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चन थे, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है एसएससी में या रेलवे में। क्लियर हुआ, जो ये पूरा है सिनेरियो, ये पूरा का पूरा आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इमेजेस के बारे में इतना टाइम से बताए हैं ताकि आप लोग को कभी गलती ना हो। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर दो मिरर के बीच में कुछ एंगल लगा दिया जाए, कुछ एंगल पर लगा दिया जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ इमेजेस पता चलता है। और जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो उसी एंगल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बस ये डिपेंड और दो चीज़ पे करता है, एक जो वस्तु है वो सिमेट्रिकली रूप से रखा जा रहा है या असिमेट्रिकली रूप से रखा जा रहा है। अगर सिमेट्रिकली रूप से यानी समरूप से रखा जा रहा है तो फॉर्मूला होता है हमारा 360 बटा थीटा माइनस 1। और इसका आंसर हमेशा इवन में भी आ सकता है और ऑड में भी आ सकता है, लेकिन वहीं पर अगर वस्तु असिमेट्रिकली असमरूप से रखा हुआ है तो आंसर जब भी आएगा वो हमेशा ऑड में रहेगा। क्लियर हुआ आप लोग को। अगर आंसर ऑड में है तो याद रखिएगा जो फॉर्मूला है वो 360 बटा थीटा ही होता है असिमेट्रिकली रूप से, लेकिन अगर आंसर इवन में आ जाए तो उसका फॉर्मूला होगा 360 बटा थीटा माइनस 1। क्लियर हुआ। ये सब आप लोग के लिए है, ये एक होमवर्क के लिए है, अच्छे से देखिएगा, इतना टफ नहीं है। फॉर्मूला बता दिए हैं, सबको आना चाहिए। आज क्लियर हुआ सब। आप लोग पहले भी सोचते होंगे कि ये सब नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनता है या फिर होता कैसा है। आज आप लोग को देखो प्रूफ करके भी बता दिए हैं कि किस एंगल पे लगाने से कितना इमेज बनता है। ठीक है, यही प्लेन मिरर है। आज थोड़ा सा और रिकॉल कर देते हैं कि आज क्या पढ़ाए हैं। अगर कोई वस्तु दर्पण से 60 मीटर की दूरी पे है तो मिरर के अंदर उसका इमेज भी 60 मीटर की दूरी पे होगा। पहला पॉइंट ये बताए थे। दूसरा बताए थे कि अगर किसी वस्तु के पूरे हाइट को देखना है, पूरे हाइट को उसको इमेज में देखना है तो उस मिरर का हाइट कम से कम उस वस्तु के हाइट के आधी यानी हाफ होनी चाहिए। ये था पॉइंट दूसरा। तीसरा बताए थे कि अगर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति मिरर की तरफ किसी स्पीड यानी v स्पीड से जा रहा है तो उसका इमेज उसको 2v के स्पीड से दौड़ता हुआ दिखेगा। समझ आया। तीसरा पॉइंट। चौथा, नंबर ऑफ इमेजेस के बारे में आज बहुत ज़्यादा बताए हैं
ठीक है। असिमेट्रिकली सिमेट्रिकली रूप से दो मिरर को कितने एंगल पे लगाए तो कितने इमेजेस बनेंगे, ठीक है, कि सिमेट्रिकली में इवन ऑड में आंसर आ सकता है, असिमेट्रिकली में केवल और केवल ऑड में आता है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट बताए कि नेचर कैसा हो, तो बोले कि वर्चुअल और इरेक्ट एंड पार्शियली इन्वर्टेड, यानी इरेक्ट का मतलब हो गया सीधा कि जैसे हम है वैसी हमारा इमेज दिखेगा, ठीक है, ये हो गया क्या इरेक्ट। वर्चुअल यानी आभासीय, आभासीय का मतलब बताया कि अगर कोई वस्तु या व्यक्ति कोई मिरर से 80 मीटर की दूरी पर है तो उसका इमेज प्रतिबिंब भी उसको दर्पण में कितना दूर 80 मीटर दूरी दिखेगा, लेकिन क्या वो मिरर 80 मीटर का था, नहीं ना, तो वो क्या हुआ, खाली आभास होता है कि 80 मीटर का है, मिरर तो एक 80 मीटर का नहीं हो सकता है, तो यही आभास होता है कि 80 मीटर का है, बस इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, आभासीय। आभासीय और सीधा समझ आया। अब क्या होता है पार्शियली इन्वर्टेड, पार्श्व रूप से उल्टा। पार्श्व रूप से उल्टा का मतलब हुआ कि अगर हम राइट हैंड में पेन पकड़े हुए हैं तो मिरर में अगर देखेंगे तो वो हमको लिखेगा पार्शियली इन्वर्टेड, मतलब हमारे लेफ्ट हैंड में वो पेन दिखेगा। अगर हम लेफ्ट हैंड में पेन पकड़े हैं तो हमको वहाँ दिखेगा राइट हैंड में, इसी को कहते हैं पार्शियली इन्वर्टेड, मतलब पार्श्व रूप से उल्टा, वो है हमारे राइट में लेकिन इमेज में लेफ्ट में दिख रहा है, इसी को पार्शियली इन्वर्टेड कहते हैं। अब बताइए आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, सही सा लगा, अच्छा से आप लोग को डिटेल वाइज बता रहे हैं। यदि आप हमारे क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर क्लास अच्छा लगे तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ और भी स्टूडेंट के साथ, 10th 11th 12th सबके साथ, या कंपटीशन में जो भी हो, यहाँ पर जो भी फिजिक्स या बायोलॉजी या केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, तो ये जो फिजिक्स है ये आपको हर एक एग्ज़ाम में काम आएगा, जैसे कि रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, किसी भी स्टेट का वनडे एग्ज़ाम, पीसीएस हो गया, उसमें काम आएगा। यहाँ तक कि आपके ग्रुप वाई में, एयरफोर्स के ग्रुप वाई में भी काम आएगा। ग्रुप एक्स में थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाता है, लेकिन कोई भी हो, जैसे बिहार इंटर लेवल में भी 25 नंबर का साइंस है, तो वो भी यहाँ पर काम आएगा, यही 25 नंबर यहीं से कवर हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब बताइए, अगर अच्छे से आप लोग को समझ आया, अगर लगता है कि नहीं क्लास वाकई आप लोग के लिए कुछ प्रॉफिटेबल है, अच्छा है, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, एक एक चीज़ अच्छा से पढ़ाया जा रहा है, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और ऐसे ही वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं कि इसी के ऊपर एक क्वेश्चन सीरीज़ 500 क्वेश्चन या 700 क्वेश्चन या 1000 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक लेकर के आप लोग को सोल्व कराएंगे एक टाइम पे, और डेली, वो भी डेली होगा। तो कृपया इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो, और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इसको शेयर करें। तो इसी के साथ आज ये क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, जय हिंद।